5 सीटों में अगर कहीं कोई सवाल या कोई बात मुद्दा बन रहा है तो गढ़वाल लोकसभा सीट ही है। अंकिता भंडारी और अग्निवीर का जो मामला है उसे गणेश गोंदियाल जी ने बहुत चालाकी के साथ इस बीच बहुत तेजी से जनता के बीच में फेंका है कि स्मृति ईरानी किस तरीके से मुंह छुपाते हुए निकली हैं। मतलब उन्होंने सवाल का सामना तक नहीं किया है क्या कुछ कुछ खलबली है टिहरी लोकसभा सीट पर? बॉबी पंवार की चर्चा तो है। उत्तराखंड क्रांति दल ने वहां अपना कोई उम्मीदवार खड़ा न करने बॉबी पंवार को समर्थन दिया है। तो लोग कह रहे हैं कि उत्तराखंड में यदि कोई सीट कांग्रेस इसमें जीत सकती है तो वो गढ़वाल लोकसभा अच्छा। सीट है। उसके बाद हरीश रावत जी के लिए बड़ा धर्म संकट रहा कि टिकट अपने लिए मांगे कि बेटे के लिए मांगे। फिर वो जो पारिवारिक द्वंद है उसमें शायद पुत्र मोह भारी पड़ा। त्रिवेंद्र रावत जी को राजनीतिक तौर पर भले ही दिखाई दे रहा हो कि वो मजबूत है, लेकिन इस स्थिति बहुत अच्छी भी नहीं। प्रकाश जोशी 5 साल दिखते नहीं है, लेकिन टिकट के टाइम वो टिकट लेके आ जाते हैं। मोदी नाम की माला ही लेके दिल्ली से आए हैं और उसी को जपते हुए वापस लौटे हैं। तो अजय टम्टा जी को भी मोदी जी का सहारा होगा फिर? अजय टम्टा जी जनाधार वाले नेता नहीं कहे जा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मनु पवार। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर अब काफ़ी हद तक पिक्चर लगभग क्लियर दिख रही है। चुनाव ने काफ़ी जोर पकड़ा हुआ है। ऐसे में सबकी ये जानने में दिलचस्पी है कि आखिर इस बार का लोकसभा चुनाव जा किधर रहा है। क्या उत्तराखंड में 2019 की ही तरह फिर से 5-0 का स्कोर रहने वाला है, या इस बार सूरत कुछ बदली हुई दिख रही है? ग्राउंड से क्या संकेत मिल रहे हैं, इस वीडियो में उन्हें डीकोड करने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए मेरे साथ हल्द्वानी से जुड़ रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट जगमोहन रौतेला, जो कि उत्तराखंड की राजनीति को लंबी अरसे से बेहद करीब से देख रहे हैं, समझ रहे हैं और कवर कर रहे हैं। तो चलिए जगमोहन रौतेला जी के साथ उत्तराखंड की एक एक सीट का आकलन शुरू करते हैं। तो जगमोहन रौतेला जी, शुक्रिया समय निकालने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ मनु, तुम्हारा भी धन्यवाद। नमस्कार। आप हल्द्वानी में हैं। कुमाऊं की जो 2 लोकसभा सीट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लोकसभा सीटें हैं, अल्मोड़ा और नैनीताल, उसके सेंटर में आप बैठे हैं। मोदी जी की रैली हो चुकी है नैनीताल सीट पर, और आसपास के खैर सभी उसमें थे। तो नैनीताल से शुरू करते हैं। तो ये जो भट्ट साहब हैं, केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट जी, वो तो बस मोदी मोदी जप रहे हैं। नैनीताल में क्या चल रहा है? नैनीताल में चुनाव प्रचार और मतदाताओं के लिहाज से देखें तो अभी बिल्कुल खामोशी है। चुनाव अच्छा। प्रचार भी उस तरीके से सामने नहीं दिखाई दे रहा है। मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि नेता लोग प्रचार में हैं और बहुत अभी मतदाता भी खामोश है उस तरीके से। और मोदी जी की रैली चुनाव प्रचार के दूसरे दिन ही हो गई, ये बड़ा आश्चर्यजनक है। कम से कम राजनीति के लिहाज से देखें तो चुनाव प्रचार 1 तारीख से शुरू हुआ है, 1 अप्रैल से, और 2 अप्रैल को मोदी जी की जनसभा रुद्रपुर में हो गई, जो एक तरीके से नैनीताल लोकसभा क्षेत्र का केंद्र आप मान सकते हैं जनसंख्या के लिहाज से, क्योंकि तराई का जो जिला है उधम सिंह नगर, उसमें 9 विधानसभा सीटें हैं और जो नैनीताल है जिला, उसमें 2 जिले हैं, इसमें उधम सिंह नगर और नैनीताल। तो नैनीताल जिले वाले हिस्से में तो 2 सीटें पहाड़ की उसमें आती हैं, भीमताल और नैनीताल। बाकी भावर की सीटें हैं 3, लालकुआ, काला ढूंगी और हल्द्वानी। तो कुल लोकसभा सीट जो है नैनीताल उधम सिंह नगर के नाम से, इसमें 14 विधानसभा सीटें हैं। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें हर लोकसभा सीट में 14 जो है विधानसभा सीटें हैं। ये तो आपने बताया कि बहुत अभी जोर नहीं पकड़ा है, हालांकि बहुत दूसरी सीटों पे कुछ ज्यादा जोर है। मैं देख रहा था कि कांग्रेस ने प्रकाश जोशी को नैनीताल से उम्मीदवार बनाया, तो अभी तक वो असंतोष ही दूर नहीं हो पाया। तो कैसे, क्या चल रहा है उधर कांग्रेस खेमे में? खुले रूप से देखें तो जो 2 बड़े नेता थे लोकसभा
सीट के एक महेश शर्मा और दूसरे कांग्रेस के प्रवक्ता दीपक बलूटिया। दीपक बलूटिया जी रिश्ते में एनडी तिवारी जी के भतीजे लगते हैं। तो विरोध प्रकाश जोशी के उम्मीदवारी का भी नहीं किया दोनों ने। और महेश शर्मा जी पुराना उनका जो कालाढूंगी विधानसभा सीट है इस लोकसभा सीट के अंतर्गत, तो वहां दावेदारी दोनों की रही है, प्रकाश जोशी की और महेश शर्मा जी की। और प्रकाश जोशी जी क्योंकि नए परिसीमन के बाद 2012 के विधानसभा चुनाव से कालाढूंगी एक नई विधानसभा सीट बनी, जहां प्रकाश जोशी और महेश शर्मा दोनों की दावेदारी कांग्रेस के अंदर से रही है। क्षेत्र में महेश शर्मा ज्यादा सक्रिय रहे हैं बजाय प्रकाश जोशी के। और प्रकाश जोशी कांग्रेस हाईकमान के साथ अपने निकट के संबंधों के कारण 2012 और 2017 में दोनों बारह विधानसभा टिकट लेके आए। दोनों बारह महेश शर्मा फिर विद्रोह करके चुनाव लड़े और उन्हीं के विद्रोह के कारण दोनों बार प्रकाश जोशी को हारना पड़ा। 2022 के चुनाव में भी लगभग लगभग यही स्थिति बन रही थी, लेकिन एक अंदर खाने एक समझौता हुआ। उसमें भी पहले दौर में कालाढूंगी सीट पर महेंद्र पाल जी को टिकट दे दिया गया। बाद में बड़ा कांग्रेस के अंदर बहुत उठापटक चली, कई सीटों पे टिकट बदले गए, जिसमें हरीश रावत जी का भी टिकट था, रणजीत रावत जी का भी टिकट था। फिर महेंद्र पाल जी को रामनगर भेजा गया, फिर कालाढूंगी से महेश शर्मा जी को दिया गया। तो तब मान लिया गया था कि महेश शर्मा और प्रकाश जोशी जी में समझौता हो गया है कि नीचे हम लड़ेंगे, मतलब विधानसभा मैं लड़ूंगा, आप लोकसभा लड़िए। और इस बार जब प्रकाश जोशी को टिकट मिला लोकसभा का, तो महेश शर्मा ने खुले रूप से उस तरह का विरोध तो नहीं किया कि इन्हें टिकट क्यों दिया, लेकिन वो टिकट देने के एक हफ्ते बाद चुपचाप जो है भाजपा में चले गए, जिसे प्रकाश जोशी के साथ उनकी अभी भी नाराजगी के रूप में ही देखा जा रहा है। हालांकि उन्होंने इस तरह का कोई विरोध प्रकाश जोशी के उम्मीदवारी का नहीं किया। और जहां तक दीपक गुलोटिया जी का सवाल है, उनकी दावेदारी चुनाव लड़ने को लेके थी। उन्होंने आवेदन भी किया था और अपना लंबा चौड़ा बायोडाटा तिवारी जी के साथ संबंधों, उनके विकास कार्यों, उनके साथ रिश्तेदारी और तिवारी जी के जो समर्थक हैं उनकी अपने साथ गोलबंदी होने, सारे उन्होंने उदाहरण अपने केंद्र नेतृत्व को दिए, लेकिन उन्होंने माना नहीं और प्रकाश जोशी को टिकट दे दिया। विरोध दीपक गुलोटिया जी ने भी नहीं किया कि प्रकाश जोशी को टिकट क्यों दिया। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मेरी उपेक्षा की है, मैं 35 साल से कांग्रेस के सिपाही के रूप में काम करता रहा। उन्होंने एक बड़े अजीब तरीके से विरोध दर्ज किया। उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसा विद्यार्थी हूँ जो साल भर पढ़ाई करता है, लेकिन आखिर में उसे बिना किसी कारण के परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाता, तो लिहाजा मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूँ। और उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया प्रकाश जोशी जी को टिकट मिलने के लगभग लगभग 24 घंटे के अंदर। अभी 4 दिन पहले कांग्रेस हाईकमान ने उनके भावनाओं का सम्मान किया और दिल्ली बुलाया। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा जी के साथ उनके काफी देर तक बातचीत हुई। तो उसके बाद दीपक बलूटिया जी की जो नाराजगी थी वो दूर हो गई और उन्होंने कहा कि मैं प्रकाश जोशी के लिए प्रचार करूंगा और पार्टी छोड़ के नहीं जा रहा हूं। जो मैंने त्याग पत्र दिया था उसे भी मैं वापस ले रहा हूं। तो एक तरीके से देखें तो जो विरोध की जो बात है वो एक तरीके से अब पार्टी के अंदर ठंडी पड़ चुकी है। वैसा कोई खुला विरोध प्रकाश जोशी का है नहीं। लेकिन जोशी जी की दिक्कत ये है कि वे 5 साल एक तरीके से क्षेत्र से लगभग लगभग गायब से ही रहते हैं, आम जनता के बीच में दिखाई नहीं देते। और पार्टी की जो वैसी बैठकें होती हैं स्थानीय स्तर पर, उसमें भी नदारद रहते हैं। तो वही एक नाराजगी लोगों के अंदर भी है, पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर भी, कि प्रकाश जोशी 5 साल दिखते नहीं है, लेकिन टिकट के टाइम वो टिकट लेके आ जाते हैं। दिल्ली कनेक्शन मजबूत है मतलब प्रकाश जोशी का। हाँ, दिल्ली कनेक्शन मजबूत है। वो शायद उसी उसमें रहते भी हैं कि मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा लेकिन टिकट लेके आ जाऊंगा। तो वो उन्होंने दोबारा विधानसभा चुनाव में दिखाया भी और इस बार लोकसभा चुनाव में भी दिखाया कि उस तरह की जो चर्चाएं थी उसमें प्रकाश जोशी जी का नाम कहीं नहीं था। मतलब बहुत दबे जुबान से लिया जा रहा था। आखिर के 2-3 दिन में उनकी चर्चा बड़ी तेजी के साथ चली कि हो सकता है प्रकाश जोशी टिकट नहीं ले आए। तो फिर वही हुआ कि प्रकाश जोशी आखिरकार टिकट ले आए। जगमुंदा
अजय भट्ट साहब मौजूदा सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, तो उनके खिलाफ एक असंतोष जो एंटी इनकम्बेंसी स्वाभाविक से रूप में होती है, क्या वो फैक्टर है या मोदी फैक्टर सबको हवा हवा कर देगा? नहीं, ये तो नाराजगी तो है, निश्चित तौर पे है भट्ट जी के खिलाफ, क्योंकि वो एक सांसद के रूप में और केंद्र में राज्य मंत्री होने के बावजूद भी बहुत कुछ अपने क्षेत्र के लिए कर नहीं पाए। कोई एक ऐसी योजना भट्ट जी के पास नहीं है जिसे कहें कि मैं दीर्घकालिक तौर पर अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए लाया हूँ और या मैंने ये क्रियान्वित किया। पिछले 5 साल का उनके पास अपने काम का कोई स्पष्ट रोड मैप है नहीं। वे पिछले 5 साल में जब भी आए हैं, वही मोदी नाम की माला ही लेके दिल्ली से आए हैं और उसी को जपते हुए वापस लौटे हैं। और अभी चुनाव प्रचार में भी उनके पास वही माला है, उसी को वो जप रहे हैं। अब लोगों के उनको वही लगता है कि मोदी जी का है, प्रभाव है, तो मुझे जीत ही जाना है। अब एक दिक्कत ये भी इधर आ ही रही है कि लोग आखिर में फिर वही कहते हैं, यार इसको जीत देना तो नहीं था वोट, लेकिन क्या करें, मोदी जी को वोट दे रहे हैं। शायद वही आत्मविश्वास भट्ट जी के पास इस समय है। बाकी तो स्थितियां खराब हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात कर लें या जमरानी बांध की बात कर लें, गौला नदी के बाढ़ग्रस्तता की बात कर लें। इधर लोग पहाड़ की बात करते हैं, भावर में भी जंगली जानवरों का बहुत बड़ा नुकसान है, जो चीतल, हाथी, सुअर, हिरन, नीलगाय जो पूरे भावरी क्षेत्र में आते हैं। और इधर लगातार गुलदार का आतंक भी पूरे पहाड़ के जो इलाके हैं इस लोकसभा सीट के नैनीताल और भीमताल में लगातार तेंदुए का, गुलदार का जबरदस्त आतंक रहा है। कम से कम लेकिन ये 1 दर्जन से ये अधिक कहाँ लोग। मुद्दा ये मुद्दे कहाँ बनने वाले हैं? वैसे भी आप देख ही रहे इतने साल से चुनाव को। हाँ, दिक्कत वही है कि जनता और वक्त मुद्दों की बात करती है, लेकिन जैसे ही चुनाव आते हैं वो अपने ही मुद्दे जनता भूल जाती है। तो नेता को इससे बढ़िया और क्या चाहिए कि जनता अपने ही मुद्दे खुद भूल जाए। जगवंत अब आते हैं बगल वाली सीट पे, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा बीजेपी के अजय टमटा वर्सेस कांग्रेस के प्रदीप टमटा। लगातार तीसरी बार दोनों लोग आमने सामने हो रहे हैं, तो अजय टमटा जी को भी मोदी जी का सहारा होगा फिर? हाँ हाँ, वहां भी वही स्थिति है, क्योंकि अजय टमटा जी बहुत जनाधार वाले नेता नहीं कहे जा सकते हैं। वो 2 बार सांसद रह चुके हैं और पिछली बार 2014 में मोदी जी के मंत्रिमंडल में वो कपड़ा राज्य मंत्री थे। तो उनके पास भी अगर देखें तो पिछले 10 साल का अल्मोड़ा लोकसभा सीट के लिए उनके पास भी कोई बहुत बड़ी नहीं कह सकते हो कि ये मैंने लोकसभा सीट के लिए किया। वहां भी वही स्वास्थ्य की सुविधाओं की बात है, सड़क की बात है और स्कूल की बात है। छोटे छोटे स्कूलों को जिसमें बच्चों की संख्या कम है, लगातार बंद किए जा रहे हैं। ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि अगर किसी स्कूल में 10 बच्चे या 15 बच्चे हैं, आप उसे बंद कर देंगे, तो बच्चा पढ़ने के लिए कहाँ जाएगा? पहाड़ जहाँ विषम परिस्थितियां हैं आने जाने की, पैदल जाने की, और स्कूल बच्चे जाते हैं पैदल, तो तेंदुए की और गुलदार के हमले की संभावनाएं लगातार, खतरा लगातार उनके सामने रहता है। तो वे बच्चे कहाँ जाएंगे? क्या उनका कसूर है कि अगर वो स्कूल में बच्चे कम है तो उस स्कूल को बंद कर दिया जाए? उन बच्चों को शिक्षा देने की जिम्मेदारी क्या सरकार की और स्थानीय जनप्रतिनिधि की नहीं है? जहाँ तक स्वास्थ्य का सवाल है, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में 2 मेडिकल, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ में बन रहा है, अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज बन चुका है, वहाँ बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं मेडिकल के पिछले 3 साल से। लेकिन आज भी गंभीर मरीज को रेफर होके हल्द्वानी आना पड़ता है और उसे रास्ते में ही बिना इलाज के दम तोड़ देना पड़ता है। तो इससे बड़ी शर्मनाक स्थितियां हमारी सरकारों के लिए और जनप्रतिनिधियों के लिए नहीं हो सकती। प्रदीप टमटा बड़े जमीनी नेता रहे एक दौर में, बड़े आंदोलनकारी। हम तो उनको बहुत जो है लड़ते हुए देखे हैं, बहुत बड़े पुराने आंदोलनकारी हैं। कहाँ चूक जाते हैं वो लोग? मतलब पिछले तीन चार 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 चुनाव से लड़ रहे हैं, 3 चुनाव तो लगातार, मतलब चौथा चुनाव है उनका शायद ये लगातार। तो क्या अब मतलब कांग्रेस कांग्रेस का जो अखिल भारतीय है वो है, मतलब संकट है, अल्मोड़ा में भी वही संकट है क्या? नहीं, वही संकट है,
क्योंकि दिक्कत ये है राजनीतिक दलों की, आप चाहे जितने बड़े जमीनी नेता हों, आप जितने बड़े आंदोलनकारी हों, आप जितना जन मुद्दों के लिए लड़ने वाले व्यक्ति हों, जब आप किसी बड़ी पार्टी में चले जाते हैं, तो बिना उनकी अनुमति के, बिना उनके इशारे के आप जमीन में कुछ नहीं कर सकते। ये प्रदीप दा के साथ एक बड़ा धर्म संकट है कि वे जन मुद्दों के साथ खड़े होना चाहते हैं, लेकिन जब तक पार्टी अनुमति नहीं देगी, तो मुझे लगता है कि शायद इसी वजह से उन्हें मन महसूस कर रह जाना पड़ता है। वही पार्टी लाइन पे ही आके जितना बयानबाजी है उतना वो कर पाते हैं। उसके अलावा ज़मीन में उतर कर काम करने का साहस पार्टी के अंदर रह के शायद कोई नेता नहीं कर सकता। तो अब आते हैं दादा हरिद्वार, जहाँ जो है माननीय हरीश रावत जी मतलब आप क्या समझ रहे हैं, वो फंस गए हैं या वो कांग्रेस को फंसा गए हैं उधर हरिद्वार में? नहीं, जो राजनीतिक स्थितियां हैं उसमें फंसने वाली बात भी नहीं कह सकते, क्योंकि हरीश रावत जी वहां का जो पूरा राजनीतिक सिनेरियो है उससे भलीभांति परिचित हैं। उनको मालूम है कि कहाँ क्या होना है और कहाँ वोट पड़ेगा, किधर से वोट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्या है क्या नहीं है। लेकिन उनका अपना एक पारिवारिक धर्म संकट भी है। दिक्कत ये है कि उनके दोनों बेटे राजनीति में सक्रिय हैं, वीरेंद्र रावत और आनंद सिंह रावत। आनंद सिंह रावत उत्तराखंड में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो दिक्कत ये है कि दोनों बेटे गाहे बगाहे इशारों में अपने पिता पर राजनीतिक हमला करते रहे हैं इससे पहले, कि उन्होंने हमारे राजनीतिक पुनर्वास के लिए या हमें राजनीति में पैर जमाने के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि उनके आभा मंडल के सामने जब तक वो हरीश रावत जी इशारा नहीं करेंगे, उनके बेटों को जगह मिलने वाली नहीं है। तो वो उनका दर्द हमेशा छलकता रहा है, आनंद रावत का भी और वीरेंद्र रावत का भी। वही इस बार चुनाव में भी हुआ, जब हरीश रावत जी ने अपनी भी दावेदारी की कि अगर पार्टी नेतृत्व चाहेगा तो वे चुनाव लड़ सकते हैं। तो उनके इस बयान के कुछ ही दिन बाद वीरेंद्र रावत ने भी बयान दिया कि मैं तो पिछली बार खानपुर से पूरी तैयारी विधानसभा चुनाव की थी, लेकिन मुझे टिकट नहीं दिया पार्टी नेतृत्व ने। अब क्यों नहीं दिया ये वही जाने। लेकिन शायद हो सकता है कि उनकी बेटी अनुपमा रावत को हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट से टिकट मिल गया था, तो शायद इसी वजह से वीरेंद्र को खानपुर से टिकट नहीं मिला। तो उनका कहना था कि विधानसभा चुनाव में पार्टी ने मेरा उपयोग नहीं किया, तो कम से कम लोकसभा चुनाव में कर ले, मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो उसके बाद हरीश रावत जी के लिए बड़ा धर्म संकट रहा कि टिकट अपने लिए मांगे कि बेटे के लिए मांगे। फिर वो जो पारिवारिक द्वंद है उसमें शायद पुत्र मोह भारी पड़ा। उन्होंने अपने आप को किनारे किया और बेटे के लिए पूरी लॉबिंग जितनी वो जोर लगा सकते थे लगाया, और अंततः बेटे को टिकट दिलाने में वे कामयाब रहे हैं। अब स्थिति ये है कि बेटा अपना चुनाव प्रचार कर रहा है, लेकिन पूरी राजनीतिक साग जो है वो हरीश रावत जी की भी दांव पे लगी हुई है। मैं एक्चुअली उनका आज एक बयान आया था, तो मैं उसको संदर्भ में कह रहा था। वो बड़े रुष्ट दिख रहे थे हाईकमान से। पहली बार मुझे लगा कि वो ऐसे कैसे कह रहे हैं हरीश रावत, लेकिन पहली बार उन्होंने जो है बड़े वैसे तल्ख लहजों में कहा कि हम जो है वैसा नहीं लड़ पा रहे हैं जैसे बीजेपी लड़ती है चुनाव। और बड़ा मतलब मैं ताज्जुब हुआ कि हरीश रावत कहीं ऐसा तो नहीं फंस गए वहां पे। नहीं, अब उन्हें कुछ दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो उनके पुराने जो लोग थे वो कांग्रेस इस बीच छोड़ चुके हैं। उसमें कई सारे नाम हैं। तो एक वो तो लगता ही है। दूसरा ये है कि वो सीट पे बसपा ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा किया है, और हरिद्वार सीट में खासकर रुड़की, मंगलौर, खानपुर, इन इलाकों में पिरान कलियर है। इन इलाकों में जो है मुस्लिम मतदाता काफी संख्या में है, और बसपा ने मुस्लिम उम्मीदवार ही वहां से खड़ा किया है। तो वो एक संकट हो सकता है हरीश रावत जी के लिए कि ये जो जितना भी वोट बसपा को जाएगा उसका नुकसान कांग्रेस को होने वाला है। जहां तक चुनाव की बात है, तो हरीश रावत जी कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल कैसे कर रहे हैं, ये मेरे लिए भी बड़ा आश्चर्यजनक है, क्योंकि वे भी कांग्रेस नेतृत्व का ही एक हिस्सा है।
यहाँ टिकट हरिद्वार का जो भी टिकट दिलाने में जितनी भी देर हुई है, उसके पीछे पूरी मेहरबानी हरीश रावत जी की है कि वे टिकट के लिए आमराय हैं बड़े नेता, लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो वो कार्यकर्ताओं के बीच में और स्थानीय नेताओं के बीच में आमराय बनाने में हमेशा असफल रहे हैं, चाहे वो हम्म। विधानसभा चुनाव हो या चाहे लोकसभा चुनाव हो। पिछली लोकसभा हाँ चुनाव में भी ये देखा गया और इस बार भी वही स्थिति सामने आई। हाँ। तो जगमुंदा हरिद्वार सीट जो है, इसमें हैवीवेट जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। और तो बाकी एक तरफ त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, बाकी उमेश कुमार भी निर्दलीय हैं, आप बीएसपी वाले हैं, अपने हरीश रावत जी हैं। तो इस सीट का आप तो पूरा स्टेट को बहुत लंबे समय से बहुत देख रहे हैं पॉलिटिक्स को। इस सीट पे क्या दिख रहा है? त्रिवेंद्र सिंह रावत हैवीवेट हैं, क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए ये बहुकोणीय मुकाबला आसान दिख रहा है आपको? नहीं, मुकाबला तो बहुकोणीय नहीं है, मुकाबला सीधे से भाजपा कांग्रेस के ही बीच है। त्रिवेंद्र अच्छा। रावत जी को राजनीतिक तौर पर भले ही दिखाई दे रहा हो कि वो मजबूत है, लेकिन इस स्थिति बहुत अच्छी भी नहीं कह सकते, क्योंकि वहां भी भाजपा के अंदर भी धड़ेबाजी बहुत है। जितने लोग टिकट के दावेदार थे, अब भाजपा के अंदर अनुशासन का डंडा इतना मोटा और तगड़ा होता है कि नेता विरोध की बात कहने से बहुत सोच समझता है, कह ही नहीं पाता, एक तरीके से डरता है। कांग्रेस में तो विद्रोह हो भी जाता है। कुछ लोगों से इस बीच मैंने बात की है, तो अंदर खाने खेल की बातें बहुत चल रही हैं कि अच्छा। खेला हो सकता है। अब वो खेला किस तरीके से होगा, ये आने वाले वक्त में बताएगा। अब भाजपा के साथ एक जो उसका प्लस पॉइंट हम किस ये कह सकते हैं, वो ये है कि इस बीच कैडर वोट उसका जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। और कैडर वोट ऐसा होता है कि वो प्रत्याशी नहीं देखता, वो खाली दल देखता है और चुनाव चिन्ह देखता है। बाकी उससे प्रत्याशी से मतलब नहीं होता कि कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है। तो उसका लाभ तो त्रिवेंद्र जी को मिलेगा ही। तो वहां पे एक जो बड़ा इलाका है, मतलब जैसे डोईवाला इलाका है, या इधर तो त्रिवेंद्र सिंह का ठीक ठाक दखल रहा है पहले से, जब वो विधायक भी रहे हैं। तो यहाँ पे क्या जो पहाड़ी वोटर भी बहुत है, क्या ऐसा कुछ गोलबंदी की संभावना देखते हैं क्या आप उधर? नहीं, त्रिवेंद्र जी डोईवाला से तो विधायक रहे हैं, तो उनका अपना व्यक्तिगत जनाधार भी है पार्टी के अंदर का, जिसमें कोई दो राय नहीं है, और पार्टी का कैडर ही है, कार्यकर्ता ही है। तो वो सब तो अगर हम पूरे उस तरीके से देखें तो त्रिवेंद्र जी मजबूत तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो उस तरीके की जो खबरें आ रही हैं, अब उसमें कितनी सच्चाई है या लोग ऐसे ही मजे लेने के लिए कह रहे हैं, ये भी कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन त्रिवेंद्र जी को भी मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब मजाक में ले लें कि अरे हम तो जीत ही रहे हैं, कहीं ढीला पड़ा तो ढीलापन जो है गड़बड़ कर हाँ, सकता वो है। भारी पड़ सकता है। तो ये 3 सीटों की बात हमने कर दी दादा। अब आते हैं चौथी सीट, बहुत जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, गढ़वाल लोकसभा सीट, जहां बीजेपी के जो वीआईपी कैंडिडेट हैं अनिल बलूनी वर्सेस कांग्रेस की गणेश गोदियाल। ये सीट इतनी चर्चा में क्यों है? कि मतलब आपको क्या लग रहा है, इस सीट पे ऐसा क्या हो गया है कि बहुत इसकी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, बहुत सुर्खियों में? नहीं, सीट सुर्खियों में होने के साथ साथ राजनीतिक चर्चा और होने लगी है इस बीच, पिछले हम्म। 3-4 दिन से बड़ी तेजी के साथ, कि कई लोगों से बात करो तो लोग कह रहे हैं कि उत्तराखंड में यदि कोई सीट कांग्रेस इसमें जीत सकती है तो वो गढ़वाल लोकसभा अच्छा। सीट है, जहां अच्छा। कांग्रेस हाथ मार सकती है। उसका शायद एक कारण ये है कि अनिल बलूनी जी स्वास्थ्य के कारण से भी, और दूसरा दिल्ली की राजनीति को नियंत्रण करके यहाँ में कुछ भी कर सकता हूँ वाले अंदाज में क्षेत्र में सक्रिय कम रहे हैं। वे मीडिया के नेता ज्यादा हैं, दिल्ली से ही बयान दिया हमने ये कर दिया और हमने ये किया, और बलूनी जी इस मंत्री से मिले उस मंत्री से मिले और ये आदेश करा दिया और ऐसा हो गया, तो वो मीडिया के नेता ज्यादा हैं तो जनता के बीच में कम रहे हैं। लेकिन उससे एक माहौल तो बनता है कि हाँ यार, कुछ बंदा काम कर रहा है, ऐसा नहीं परसेप्शन बनता है क्या? लेकिन वो लोगों के बीच में कोई इस तरह का कोई काम है नहीं ना, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लाए हो, कोई बहुत बड़ी योजना आपने शुरू की हो,
तो वह सब है नहीं। दूसरा, अंकिता भंडारी और अग्निवीर का जो मामला है, उसे गणेश गोंदियाल जी ने बहुत चालाकी के साथ इस बीच बहुत तेजी से जनता के बीच में फेंका है, और वे उस पर खुल पर बोल भी रहे हैं। अंकिता भंडारी वाला मामला जो था, पहले लग रहा था कि शायद ये सोशल मीडिया तक ही सीमित होगा, लेकिन अब वो धीरे धीरे लोगों के बीच में घुसपैठ कर रहा है। अंकिता भंडारी की हत्याकांड का सवाल, जिस दिन अच्छा। अनिल बलूनी जी का नामांकन था, उस दिन हम्म। एक जनसभा भी हुई थी जिसमें स्मृति ईरानी जी शामिल थी। तो जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि अंकिता भंडारी के हत्या के मामले में आपका क्या कहना है, तो स्मृति ईरानी जी के पास उसका कोई जवाब नहीं था। वे मुंह छुपाते हुए निकल गई कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है। तो उनका ये बयान भी लोगों के बीच में जबरदस्त है, वो और वो अनिल बलूनी जी के लिए भी गले की फांस बन रहा है। वे भी अंकिता भंडारी वाले मामले में कुछ नहीं कह पा रहे, क्योंकि गणेश गोंदियाल जी ने लगातार ये सवाल जनता के बीच में फेंका है कि अंकिता भंडारी ने जो कहा था कि किसी वीआईपी की सेवा करने के लिए मुझे जबरन मजबूर किया जा रहा है और मैं मना कर रही हूँ, शायद उसे ही उनकी हत्या का मामला मुद्दा माना जा रहा है। तो गणेश गोंदियाल जी ये सवाल जनता के बीच में लगातार फेंक रहे हैं, और जनता उस बात को कह भी रही है। कई जगह अनिल बलूनी जी से लोगों ने पूछा भी है कि अंकिता के मामले में आपका क्या कहना है, अंकिता हत्याकांड के बारे में। तो बलूनी जी का भी उसके पास कोई जवाब नहीं है, वे कुछ नहीं कह पा रहे हैं, और ये मुद्दा बड़ी तेजी के साथ पूरे लोकसभा सीट का मुद्दा बन रहा है। लग रहा है कि 5 सीटों में अगर कहीं कोई सवाल या कोई बात मुद्दा बन रहा है, तो गढ़वाल लोकसभा सीट ही है, जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड और अग्निवीर जैसे मामले जो है जनता के बीच में है। और लोग पहले कहते थे कि लोग सवाल नहीं करते, इस बार लोग सवाल कर रहे हैं, और खुद जो चुनाव प्रचार में लोग जा रहे हैं उनसे कर रहे हैं। कई जगह तो भाजपा के कार्यकर्ता तक कह रहे हैं कि हम इन सवालों के बारे में लोगों से कहें क्या। तो आप ये कह रहे हैं कि अंकिता भंडारी का जो प्रकरण है, जो हत्याकांड है, वो बीजेपी को परेशान कर रहा है, मतलब गढ़वाल लोकसभा सीट पर खासकर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि स्मृति ईरानी जी का कुछ न कहना भी जब उसके वीडियो सामने आए हैं, अब वो बात तो चौंकाती है ना। जब आप वैसे ही कहीं कह रहे हो, अखबारों में पढ़ रहे हो, तो लोग सच नहीं मानते। अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, तुरंत ही वीडियो आ जाता है, तो लोग उसे फिर बार बार देखते हैं कि स्मृति ईरानी किस तरीके से मुंह छुपाते हुए निकली है। मतलब उन्होंने सवाल का सामना तक नहीं किया, वो अपना मुंह किनारे हुए कि मैं मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना कहते हुए फटाफट निकल गए। अब बल्कि पत्रकार पीछे दौड़ते रहे कि आप कुछ तो बोलिए इस मामले। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं बोलूंगी, और शुरुआत में अनिल बलूनी जी ने भी यही कहा कि नो कमेंट उन्होंने कहा। तो वो एक बड़ा सवाल तो लोगों के बीच में आ ही रहा है। महिलाएं तक अब कहने लगी हैं, जब अंकिता भंडारी के मामले में न्याय नहीं मिल रहा है, तो महिलाएं सुरक्षित कहाँ है? फिर आप किस महिला सुरक्षा की बात और कौन से बेटी बचाओ की बात कर रहे हैं? तो हमारी बेटी के साथ अन्याय हुआ और सत्ता चुप है, उसको न्याय दिलाने की बात नहीं कर रही है, तो सवाल तो है। हाँ, लेकिन दादा कुछ फैक्ट हैं, जैसे कुछ तथ्य हैं, जैसे कि गढ़वाल सीट में बीजेपी की एंट्री होती है 1991 में। तब से लेकर 19 तक लगभग 9 उपचुनाव हो चुके हैं, जिसमें 7 बार बीजेपी जो है जीती है। अभी 14 जो विधानसभा सीटें हैं, 13 विधायक बीजेपी के हैं, एक बद्रीनाथ में कांग्रेस विधायक था, वो भी बीजेपी ने ले लिया, मतलब वो भी वहां चला गया है। तो अगर इस तरह का फैक्ट देखें तो ये तो पूरे बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं। तो क्या ये कन्वर्ट नहीं होंगे अनिल बलूनी के लिए? क्या ये फायदा नहीं देंगे अनिल बलूनी को? नहीं, विधानसभा सीट के हिसाब से तो मैं कह ही रहा हूँ कि विधानसभा सीट के हिसाब से तो अगर आप देखें तो पूरे उत्तराखंड में भाजपा तो मजबूत है ही है, क्योंकि 57 विधायक उसके हैं, और कांग्रेस का एक विधायक त्यागपत्र देके भाजपा में चला गया है। तो उस मामले में तो भाजपा को कोई परेशानी नहीं है, और भाजपा अपने आप को मजबूत मान के चली रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब कोई सवाल जनता के बीच में जाता है, जनता अपने उम्मीदवार से सवाल कर रही है ना। पहली बार ये दिखाई दे रहा है कि जनता किन्हीं मुद्दों को लेकर, किन्हीं सवालों को लेकर अपने उम्मीदवार से बात कर रही है, और जो विपक्ष का उम्मीदवार है वो जो है उन सवालों को लेके हमलावर है, बहुत तीखे तरीके से। ऐसा नहीं है कि गणेश गोंदियाल कोई बहुत धीरे से बोल रहे हो, वो बहुत मतलब आक्रोश भरे शब्दों में
और बड़े वैसे करके सवाल जनता के बीच में फेंक रहे हैं। तो अब जनता यदि मुद्दों को समझने लगे और लगे कि ऐसा क्या है, क्योंकि ऐसा है नहीं कि लोग चुनाव जीत रहे तो जीतते ही चले जाए, नहीं तो कांग्रेस हारती नहीं, क्योंकि कांग्रेस भी पहले जीतते ही रहती थी इसी तरीके से भाजपा की वजह से, जिस तरीके से भाजपा जीत रही है। तो ये सवाल है नहीं कि वो है तो दूसरा कैसे आएगा, वो तो पिछली बार जीते तो अगली बार फिर हारते भी हैं। यही लोकतंत्र है, यही चुनाव की प्रक्रिया भी है। तो आप जो कह रहे हैं, मुझे ये समझ में आ रहा है कि गढ़वाल लोकसभा सीट पर जो है बहुत रोमांचक है मुकाबला, और वहां कुछ भी हो सकता है, मतलब आप जो कह रहे हैं। हाँ, स्थितियां जिसमें कह रहा हूं कि वही कि जिस तरीके से ये दो मुद्दे वहां बड़ी तेजी के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं और भाजपा को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा के पास इन दोनों सवालों का कोई जवाब है नहीं। तो वो कैसे कन्विंस करेंगे, क्योंकि धर्म की राजनीति, मंदिर की राजनीति या दूसरी राजनीति आप लगातार कर रहे हैं, लोग उसको किनारे रख के अपने सवाल रख रहे हैं। तो ये तो फिर सोचने वाला सवाल तो है ही है कि वो परिवर्तन का वाहक भी बन सकता है। गणेश गोदियाल जी के लिए ये एक बड़ा कहे कि एक तरीके से उनके राजनीतिक कौशल की परीक्षा तो है ही है कि वे इतने दिन तक अपने प्रचार को और क्योंकि वो धार उन्हें और आगे तेज करनी पड़ेगी। जहां थोड़ा सा भी ढीला पड़ेंगे वहां भाजपा उस पर कब्जा कर लेगी। तो इस धार को लेकिन उन्हें और तेज करने और कार्यकर्ताओं में लगातार जोश बढ़ाने की बात। लेकिन जगमंदा, गणेश गोदियाल के पास मोदी नहीं है, योगी नहीं है, या कुछ दूसरा कोई प्रभावशाली नेता नहीं है। अभी तो मोदी योगी की रैलियां होंगी अगर गढ़वाल लोकसभा सीट पे, तो वो तो माहौल बनाएगा ही बनाएगा। तो वहां पे गणेश गोदियाल कमजोर नहीं पड़ जाएंगे उस मोर्चे पे। गणेश गोदियाल जी ने पहले दिन से ही एक वो शायद इन सारी परिस्थितियों को समझते थे, क्योंकि राजनीति के कोई नए खिलाड़ी तो है नहीं। उत्तराखंड की राजनीति देखा तो पिछले 24 साल से उत्तराखंड में ही सक्रिय राजनीति में है। 2002 में चुनाव लड़के पहले ही विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़के जीत चुके हैं। तो उनके लिए ये सवाल कोई ऐसा तो है नहीं कि गोदियाल जी नहीं जानते। इसीलिए अनिल बलूनी जी के नामांकन में पार्टी ने पूरा जोर लगा के लोगों को इकट्ठा किया, कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया। तो लग रहा था कि बलूनी जी बाजी मार गए हैं। लेकिन जब 4 दिन बाद गोदियाल जी का नामांकन हुआ तो जो लोग उमड़े हैं गोदियाल जी के नामांकन में, उसने भाजपा को चौकन्ना तो किया है कि हमारे इतने जोर लगाने के बावजूद भी कार्यकर्ता तक नहीं पहुंचा। और गणेश गोदियाल जी अकेले होने के बावजूद भी जब बद्रीनाथ के विधायक भी उनका साथ छोड़ के कांग्रेस में चले गए, उसके बाद जो लोग उनके समर्थन में पौड़ी में एकत्र हुए उस दिन, उससे भाजपा ही नहीं कांग्रेस के लोग भी अचंभे में थे कि इतने लोग आए कैसे गोदियाल जी के समर्थन में। तो गोदियाल जी ने उसी दिन लोगों से कहा कि इनके पास स्टार प्रचारक बहुत हैं, मेरे स्टार प्रचारक तो आप ही हैं। तो उन्होंने जनता को अपना स्टार प्रचारक बना दिया। और आज भी वे जब चुनाव प्रचार में जा रहे हैं तो लगातार इस बात को लोगों से कह रहे हैं कि भाई देखो, मेरे पास कोई बड़े स्टार प्रचारक तो है नहीं कि जिनको सुनने आप आओगे, आप खुद मेरे स्टार प्रचारक हैं। तो आप मेरे लिए प्रचार करो और मैं आपके हर दुख सुख में खड़ा रहूंगा। ये वादा वो लोगों के साथ कर रहे हैं। और जिन जनसभा में है वो अंकिता भंडारी का सवाल और अग्निवीर का सवाल वो लगातार उठा रहे हैं, क्योंकि पौड़ी एक सैनिक बाहुल्य इलाका है और सेना में भर्ती होना युवाओं के रोजगार का एक पहला बड़ा दरवाजा उनके लिए अब तक था। लेकिन अग्निवीर की जो प्रक्रिया है उसके बाद युवा निराश तो हुआ है और बहुत से लोग अब अग्निवीर के लिए भर्ती होने जा भी नहीं रहे हैं। तो जगमोहन वत्तल जी, अब आते हैं उत्तराखंड की 5वीं लोकसभा सीट पर टिहरी। टिहरी में यूं तो जो है चुनाव आप इतने साल से देख ही रहे हैं, नीरस होता रहा है, एक तरफा होता रहा है। इस बार वहां पे कुछ अलग कलर दिख रहा है। कुछ जो निर्दलीय कैंडिडेट है, ताज्जुब की बात है, 26 साल का लड़का बॉबी पंवार, वो मतलब सुर्खियां बटोर रहा है, वो चर्चा में है। आखिर क्या कुछ वाकई ऐसा तो नहीं कि सोशल मीडिया पे ही हो, ही वाकई है क्या? कुछ खलबली है टिहरी लोकसभा सीट पर? नहीं, बाहर से दिखता तो है, क्योंकि पिछले लगभग 1 साल या 1.5 साल से कहें, बॉबी पंवार बेरोजगारी की लड़ाई के लिए आगे रहे हैं। जो
कई सारे भर्ती घोटाले हैं या कई दूसरे और घोटाले हैं, वो बॉबी पवार ने सूचना अधिकार के माध्यम से खोले हैं, जिससे भाजपा सरकार बार बार कटघरे में खड़ी नजर आई है और उसे बड़ा विचलित होना पड़ा है उन सारे मतलब घोटालों को लेके। कार्रवाई की घोषणाएं भी हुई हैं, अब जमीन में कितना उतरी ये दूसरा सवाल है। तो बॉबी पवार की चर्चा तो है, इसी वजह से उत्तराखंड क्रांति दल ने वहां अपना कोई उम्मीदवार खड़ा न करने बॉबी पवार को समर्थन दिया है। इधर जो सिंह गुंसला जी हालांकि बहुत अनजान चेहरा नहीं है, क्योंकि राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं, विधायक रह चुके हैं, उनकी अपनी एक पहचान है, अपना एक रुतबा है। लेकिन जितना बड़ा लोकसभा सीट और बड़े दुर्गम इलाके टिहरी में भी है, अल्मोड़ा और गढ़वाल की तरह, तो उनके उम्र तो आड़े आ ही रही है। दूसरा, कांग्रेस के अंदर भी एक खेमा थोड़ा बहुत खुल के तो नहीं कह रहा है, लेकिन दबी जुबान से कहने लगा है कि गुलसला के बजाय अगर बॉबी पवार को ही पार्टी ने टिकट दे दिया होता तो ज्यादा बेहतर होता। ये एक सवाल तो है, वो दिख भी रहा है, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि बॉबी पवार एक तो निर्दलीय है, क्योंकि चुनाव बिना संगठन के नहीं लड़ा जाता। ठीक है, आप कहीं जनसभा करने जाएंगे, कुछ लोग इकट्ठे होंगे, जो बूथ होते हैं, जो मतदान केंद्र होता है, हर मतदान केंद्र पर आपको कम से कम 10 कार्यकर्ता अपने चाहिए। अब वोट कितने लोग डालें नहीं डालें वो दूसरा मामला है, मतदान दूसरी चीज है, लेकिन जब आप मतदान केंद्र पे एक मतदाता आता है तो वहां वो अपनी पसंद के मतदाता का बूथ देखता है सबसे पहले कि वो है कि नहीं लगा हुआ है। अगर वो नहीं है तो एक जो बहुत कट्टर मतदाता नहीं होता कि नहीं यार चाहे जो हो जाए मुझे इसी को वोट करना है, तो वो जब देखता है कि वो बस्ता कहीं दिख नहीं रहा है तो वो फिर जिसको वोट देने आया उसको देने के बजाय किसी और को वोट देके चला जाता है। तो अगे 15 दिन में बॉबी पवार और उनके जितने समर्थक युवा साथी हैं वे कैसे हर बूथ पे इतना मैनेज कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। हम दोनों लोकसभा सीट में देखें तो कांग्रेस और भाजपा के जो वोटों की गिनती शुरू होगी वो 2.5-3 लाख से आगे से शुरू होगी। मतलब दोनों कैंडिडेट जो है वे 2.5-3 लाख तक सोए रहेंगे, मतलब नहीं पूछेंगे कि कितना वोट मिल रहा है, वे इसके बाद पूछेंगे कि अब कितना बढ़ा, भाई कौन आगे है कौन पीछे। लेकिन बॉबी पवार को जो वोट मिलेगा वो एक वोट से ही गिनती शुरू हो जाएगी। तो वो एक बड़ा सवाल है कि बॉबी पवार की चर्चा होने के बावजूद भी क्या बॉबी पवार 4,000 5 लाख वोट 6 लाख वोट क्या पूरे लोकसभा सीट से समेट पाएंगे, नहीं समेट पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इससे पहले वो राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे नहीं है। एक तो ये होता है कि आदमी राजनीतिक तौर पर चुनाव की तैयारी करता है, बॉबी पवार ने चुनाव की तैयारी की नहीं, वो कुछ राजनीतिक परिस्थितियां कुछ ऐसी हुई कि वे जो है अचानक से चुनाव में कूदे हैं। लेकिन बॉबी पवार का जो उभार है उससे एक संकेत ये भी तो है जगमोहन दा कि राज परिवार को लेके असंतोष तो है टिहरी सीट पे, क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं, वहां राज परिवार और बनाम वाली लड़ाई तो मुझे दिखती नहीं है, क्योंकि राज परिवार कोई अपने लिए तो चुनाव लड़ नहीं रहा है, वो हमेशा किसी पार्टी के बैनर पे चुनाव लड़ा है। और हम 91 से देखें तो राज परिवार जो है भाजपा के बैनर तले चुनाव लड़ा है, तो लोग तो भाजपा को वोट कर रहे हैं। अगर जहां तक हम उस तरीके से देखें, अगर राज परिवार की ही बात आती तो शायद राज परिवार 91 से जीतता ही नहीं, क्योंकि ये शिकायत तो हमेशा से राज परिवार के प्रति रही है। जब तक मानवेंद्र शाह जी थे तब तक तो थोड़ा बहुत लोग कहते भी थे कि उनके यहाँ चले जाओ, तो वो पूछते भी हैं और गढ़वाली में ही बात करते हैं। लेकिन नई परिस्थिति में उनके बेटे मनोजेंद्र शाह जी को लोगों ने नकार दिया, उनको नहीं जिताया। उसके बाद जब उनकी पत्नी को टिकट दिया तो तब वो जीती है पिछली दोबारा से, वो चुनाव लगा ले तो 3 बार हम कह सकते हैं। तो वो राज परिवार वाला मामला भी कम से कम मुझे तो नहीं लगता कि वो भाजपा का मामला ज्यादा है। यदि आप पूरे राजनीतिक विश्लेषण को उत्तराखंड के हिसाब से देखेंगे तो 91 में जो राम मंदिर वाला उभार आया उत्तर भारत में, उसमें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश प्रभावित हुआ उस तरीके से उत्तराखंड भी प्रभावित हुआ।
भाजपा ने जो अपनी पकड़ बनाई है वो जो है 91 के चुनाव के बाद ही बनाई है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो। उत्तर प्रदेश में भले ही भाजपा सरकार नहीं बना पाती थी, लेकिन उस समय उत्तराखंड की जो 19 विधानसभा सीटें थी, उसमें से अधिकांश भाजपा जीत के जाती। तो भाजपा का यदि हम देखें तो पकड़ तो 91 से ही यहाँ उसने अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी और लगातार मजबूत करती चली गई। तो उसमें राज परिवार वाला जैसा मामला तो कम से कम मुझे नहीं लगता। लोग कहते हैं, ये बात अलग है कि राज परिवार का आदमी मैदान में आता है, भाजपा उन्हें ही टिकट देती है, ये दूसरा मामला है। लेकिन वोट आखिरकार लोग अब के दौर में देखें 2004 के बाद तो लोग जो है भाजपा को और मोदी जी को वोट कर रहे हैं। 14 के बाद आखिरी सवाल जगमंदा, मैंने आपको बहुत समय दिया। क्या 2019 रिपीट होने की ओर है या अभी मतलब एक दो सीट पे कुछ फंसा हुआ पेच, मोटे मोटे जो आकलन है? नहीं, दिख तो रहा है। अगर लोगों से कहें तो कई लोगों से हमने हरिद्वार में भी, टिहरी में भी, पौड़ी में, अल्मोड़े में भी बात की, तो अब लोगों का जो अनुमान जो बाहर से जो दिख रहा है, तो लोग कह रहे हैं शायद इस बार कुछ हो सकता है। अब कितनी सीटों पर होगा, क्योंकि जो पिछली बार जो वोटों के जीतने का जो मार्जिन था 2.5 लाख, 3 लाख, 3.25 लाख तक का मार्जिन गया है, तो उतना वोट दिक्कत कांग्रेस के साथ दिक्कत ये है कि भाजपा अपने कैडर वोट को मतदान करने के लिए तो ले आती है, लेकिन कांग्रेस अपने, क्योंकि उसका जो कैडर है वो तो देता है, लेकिन जो कांग्रेस का समर्थक वोटर है जो कांग्रेस में नहीं है ना, भाजपा में है लेकिन कांग्रेस को वोट देना चाहता है, कांग्रेस उसे मतदान तक ला नहीं पाती है। कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी है। और विधानसभा चुनाव में भी शायद मुझे यही लगता है कि उसके हारने का कारण भी यही था। तो लोकसभा चुनाव में ये 5 सीटों पर कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती है कि वह जो है मतदाताओं को मतदान केंद्र तक कैसे लाए। अगर वो अपने समर्थक लोगों को मतदान केंद्र तक ले आती है, उसे किसी भी तरीके से मनाकर वोट देने के लिए मजबूर करती है, तब फिर स्थितियां बदल सकती हैं। तो जगमोहन रतोले जी, आपने उत्तराखंड की 5 सीटों का एक एक सीट का जो है आकलन बहुत बारीकी से समझाया, बहुत गहराई समझाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना समय लिया मैंने आपका, आपने मुझे समय दिया है, इसका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मनु कुमार, आपका भी। आपने थैंक यू, विश्लेषण में मुझे शामिल किया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।